एक बुरा सा सर्दी का मौसम पूरे खेत को तबाह कर सकता था। न कोई बीमा, न सरकार की कोई मदद, बस आप, आपका परिवार और जो भी थोड़ा बहुत आपने जमा कर रखा है, उसी के सहारे। ये कहानी है एडवर्डियन इंग्लैंड में सर्दी में जिंदा रहने की। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये सुनकर नींद अच्छी आती है तो लाइक या सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा। और कमेंट में बताना आप कहाँ से सुन रहे हो और किस टाइम पर। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलिए, आज रात हम वापस जा रहे हैं एडवर्डियन इंग्लैंड में। लेकिन रुको, पहले आराम से बैठ जाओ। सच में 1 मिनट निकालो, तकिए ठीक कर लो, कंबल ओढ़ लो, क्योंकि ये कहानी सुनने के लिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। अब सोचो, तुम अचानक 1905 के इंग्लैंड के एक गांव में जाग गए हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और बाहर हल्की सी ग्रे रोशनी है। सर्दी की सुबह का वक्त है और सबसे पहली चीज जो तुम्हें महसूस होती है वो ये कि तुम्हारी सांस भी कमरे के अंदर दिख रही है। हर सांस के साथ ठंडी हवा ऐसे लगती है जैसे छोटे छोटे चाकू फेफड़ों में चुभ रहे हों। तुम्हारी नाक सुन्न हो चुकी है। दादी के बनाए पुराने रजाई और पतले ऊनी कंबल से बस इतनी गर्मी मिल रही है कि तुम पूरी तरह से जम न जाओ। लेकिन जितनी भी स्किन खुली है उस पर ठंड ऐसे लग रही है जैसे काट रही हो। ये वो ठंड नहीं है जिसमें तुम हीटर ऑन कर दो। ये वो ठंड है जिसमें तुम्हें सच में लगता है कि पता नहीं अगली गर्मी तक जिंदा रह पाओगे या नहीं। तुम एक भूसे से भरे गद्दे पर लेटे हो जो हिलते ही ठंडी बर्फ की तरह चरमराता है। पत्थर की दीवारों पर रात भर जमी नमी बर्फ की तरह जम गई है और उस पर सुंदर पैटर्न बन गए हैं। आज के तुम्हारे सॉफ्ट मेमोरी फोम गद्दे की तरह नहीं। ये बिस्तर बस फर्श से थोड़ा कम तकलीफ देता है। स्वागत है विल्सन परिवार के फार्म में, जो डेवोन से करीब 5 मील दूर है। साल है 1905 और किंग एडवर्ड 7वें का राज है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला है। अमीरों के घरों में बिजली की लाइटें लग रही हैं। लंदन की सड़कों पर गाड़ियां चलने लगी हैं। लेकिन यहाँ बस तुम हो। ठंड है और हर दिन की जद्दोजहद है सर्दी में जिंदा रहने की। थॉमस विल्सन, घर के मालिक, वो तो कब के उठ चुके हैं। सुबह 4:30 बजे से ही उठे हुए हैं। जानवरों को देखने गए थे, जो हर सुबह उनका पहला काम है, चाहे मौसम कैसा भी हो। गाय, भेड़, घोड़े सब मिलकर इतनी गर्मी पैदा कर देते हैं कि तबेला घर से थोड़ा सा ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब वो नीचे किचन में हैं और रात भर की बची हुई आग को फिर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आग ही इस घर की जान है। अगर ये बुझ गई तो दिन और भी खतरनाक हो सकता है। ठंड से थॉमस के हाथों की खाल फट गई है, खून निकल रहा है। उनकी उंगलियां कच्चे मांस जैसी लग रही हैं। आज के तुम्हारे मॉइस्चराइज्ड हाथों की तरह नहीं, जो गर्म कंबल पर रखे हैं। उनके हाथ ठंड से लड़ने के हथियार हैं, दर्दनाक लेकिन काम के। सारा, लड़कियां उठ जाओ अब। वो सीढ़ियों के पास से आवाज लगाते हैं। सर्दी में उनकी आवाज भी बदल जाती है, छोटी, कटी कटी सी, जैसे शब्दों को भी बचाकर बोलना है ताकि गर्मी बची रहे। सारा विल्सन, उनकी 15 साल की पत्नी, काफी देर से जागी हुई है, लेकिन कंबल की थोड़ी सी गर्मी में पड़ी है। उसे पता है नीचे क्या इंतजार कर रहा है। पानी लाना है, रोटी बनानी है, जानवरों को खाना देना है, बच्चों को तैयार करना है। ये सब काम ठंड में 10 गुना मुश्किल हो जाते हैं। आ रही हूं थॉमस, वो जवाब देती है नींद भरी आवाज में। मैरी, एम्मा, उठो बेटा। वो अपनी दोनों बेटियों को
आवाज देती है। मैरी 12 साल की है, एम्मा 9 साल की। दोनों एक ही बिस्तर पर कंबल में और अंदर घुस जाती हैं। गर्मी के उस छोटे से कोने को छोड़ना जैसे बहुत बड़ा दर्द हो। मुझे ऊपर आना न पड़े, थॉमस फिर बोलते हैं, लेकिन गुस्से के बिना। वो समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। एम्मा सिर बाहर निकालती है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। माँ, अभी भी बर्फ गिर रही है। सारा खिड़की के पास जाती है, अंदर से उंगली से बर्फ हटाती है। अभी रुकी है, वो बताती है, लेकिन बाहर 8 इंच बर्फ है। 8 इंच बर्फ का मतलब है कुएं तक जाने का रास्ता दब गया है। चिकन कॉप तक पहुंचने के लिए बर्फ हटानी पड़ेगी। भेड़ों तक चारा पहुंचाने में 2 गुना वक्त लगेगा, क्योंकि बर्फ में चलना बहुत मुश्किल है। मतलब आज का दिन कल से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और कल का दिन उन्हें तोड़ ही चुका था। चलो सारा, वो शॉल ओढ़ते हुए कहती है, आग जलानी है, जानवरों को खाना देना है। ये कोई फिल्मी इंग्लैंड नहीं है जिसमें सब कुछ सुंदर दिखता है। ये हकीकत है जिसमें हर दिन बस जिंदा रहने की जद्दोजहद है। विल्सन परिवार ये नहीं सोच रहा कि उनका घर बर्फ में कितना सुंदर लग रहा है। वो बस ये गिन रहे हैं कि कितना खाना बचा है, आग के लिए कितना ईंधन है और मौसम कब सुधरेगा। एडवर्डियन फार्म में सर्दी क्रिसमस कार्ड जैसी नहीं थी। ये बस जिंदा रहने की लड़ाई थी। नीचे थॉमस ने किसी तरह किचन की आग फिर से जला दी है, लेकिन वो अभी भी बहुत छोटी है। किचन का चूल्हा बहुत पुराना है, लोहे का और बहुत सख्त। आज के तुम्हारे हीटर की तरह नहीं, जिसे एक बटन दबाते ही गर्मी मिल जाए। ये आग हर वक्त ध्यान मांगती है, हर वक्त ईंधन चाहिए। जैसे घर में कोई भूखा जानवर हो, काम का लेकिन खतरनाक भी। किचन ही घर का सबसे गर्म कमरा है, और वो भी बस नाम के लिए। यहाँ का तापमान बस जमने से थोड़ा ऊपर है। बाकी घर में तो हड्डियां तक ठंडी हो जाती हैं। पूरा परिवार दिन भर इसी कमरे में रहेगा। बाकी घर में तभी जाएगा जब बहुत जरूरी हो। सारा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। उसकी सांस भी धुआं बनकर दिख रही है। पानी फिर से जम गया है। वो कोने में रखी बाल्टी की तरफ इशारा करती है। एक बूंद भी नहीं बची। थॉमस सिर हिलाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन फिर भी परेशानी है। पानी नहीं है तो चाय नहीं, नहाना नहीं, खाना नहीं बन सकता जब तक बर्फ पिघलाकर या कुएं का पानी तोड़कर न लाएं। आज की पहली चुनौती यही है। मैं बर्फ लाता हूं, तुम नाश्ता बनाओ, थॉमस कहते हैं, बाल्टी उठाते हुए। यही है सर्दी के दिनों की रफ्तार। एक के बाद एक मुश्किल सुलझाना, और ठंड हर वक्त तुम्हें हराने की कोशिश करती है। बाहर पूरी दुनिया बदल गई है। फार्म का जाना पहचाना नजारा अब सफेद चादर में छुप गया है। चिकन कॉप, सूअर का बाड़ा, सब्जियों का बगीचा, सब अब सो रहे हैं बर्फ के नीचे। बर्फ के नीचे सब कुछ अलग सा, छोटा सा लग रहा है। सेब के बाग की सूखी टहनियां ग्रे आसमान के नीचे काली काली सी दिख रही हैं। हर टहनी पर सफेद बर्फ की लाइन बनी है। इतनी गहरी बर्फ में चलना थोड़ा गर्म कर देता है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेते ही सीने में जलन होने लगती है। वो बाल्टी में एकदम साफ ताज़ा बर्फ भरता है, जो अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं। ये बर्फ पिघलाकर बस इतनी ही पानी मिलेगा कि सुबह की चाय और मुंह धोने के लिए काफ़ी हो। बस, और कुछ नहीं। दिन भर के लिए तो और भी बहुत पानी चाहिए। किचन में सारा ने नाश्ते की मेज सजा दी है। कल की बची हुई मोटी ब्रेड के कुछ टुकड़े पिछली गर्मियों में बनाए गए
ब्लैकबेरी जैम की छोटी सी बर्तन और कल की दूध से निकाली गई थोड़ी सी मलाई। जैम और मलाई, ये दोनों चीजें सर्दी के ऐसे दिनों के लिए बचाकर रखी जाती हैं जब मन बहुत टूट जाता है। लड़कियां आ रही हैं? थॉमस पूछता है। बर्फ से भरी बाल्टी आग के पास रखता है ताकि पिघल जाए। कपड़े पहन रही हैं, सारा जवाब देती है। ऊपर का फर्श तो बर्फ जैसा ठंडा है। एम्मा कहती है उसके जूते भी जम गए थे। थॉमस बस हल्की सी आवाज करता है, कोई हैरानी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह जूतों के अंदर भी बर्फ की परत मिलती है, कल की नमी से। सर्दी की एक और छोटी सी तकलीफ, लड़कियां आती हैं, आंखें अभी भी नींद से भारी, लेकिन सर्दी के कपड़ों में पूरी तरह लिपटी हुई। ऊनी मोजे, गरम पेटीकोट, मजबूत ड्रेस और कंधों पर ऊनी शॉल। मैरी के हाथ लाल और फटे हुए हैं। एम्मा की नाक बह रही है। गुड मॉर्निंग पापा, दोनों एक साथ बोलती हैं और अपनी जगह बैठ जाती हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, नींद अच्छी आई? हाँ पापा, दोनों झूठ बोलती हैं। किसी को भी अच्छी नींद नहीं आई। ठंड ने हर कंबल के कोने, हर खुली जगह में घुसकर सबकी नींद उड़ा दी थी। थॉमस अपनी फैमिली को देखता है जो टेबल के चारों ओर बैठी है, खिड़की से आती हल्की सी रोशनी और आग की चमक में। इतनी ठंड, इतना काम, इतनी चिंता के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठती है। वो सब जिंदा हैं, साथ हैं और सर्दी से लड़ रहे हैं। एडवर्डियन किसानों के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। आज हे रिक देखना पड़ेगा, थॉमस कहता है जब सब नाश्ता कर रहे हैं। कल की बर्फ में ढकाव सही रहा या नहीं, देखना जरूरी है। अब एक भी चारा खराब नहीं कर सकते। हे रिक, यानी घास का बड़ा ढेर उनकी सर्दी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। गर्मियों में काटी गई घास बहुत ध्यान से जमा की जाती थी ताकि जानवरों को सर्दी में खिलाया जा सके। अगर ये घास खराब हो गई तो जानवरों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा और जानवरों के बिना परिवार का कोई भविष्य नहीं। पिछले साल थॉमस और उसके पड़ोसी जेम्स ने कई दिन लगाकर ये हेरिक बनाया था, वो भी पीढ़ियों से चली आ रही तरकीबों से। घास को पूरी तरह सूखा होना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगी। छप्पर का ढलान ऐसा होना चाहिए कि पानी टिके नहीं। पूरा ढांचा पत्थर के ऊपर बना होता है ताकि चूहे और नमी से बच सके। एक सही हेरिक बनाना अपने आप में एक कला है और यही जानवरों की जान बचाता है। मैं भी चलूंगी पापा, मैरी कहती है। 12 साल की उम्र में वो खुद को अब बच्चे से ज्यादा फार्म के लिए जरूरी समझने लगी है। शाबाश, थॉमस मुस्कुराता है। पहले कुएं और टॉयलेट तक रास्ता साफ कर लूं, फिर चलेंगे। बाहर का टॉयलेट यानी प्रिवी सर्दी में एक और बड़ी मुसीबत है। घर के पीछे करीब 20 गज दूर बर्फ में चलकर जाना पड़ता है। लकड़ी की सीट, बर्फ जैसी ठंडी और छोटी सी जगह जिसमें ठंड से कोई बचाव नहीं। कई बार तो अंदर की चीजें भी जम जाती हैं। सबको इससे नफरत है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। एम्मा मुंह बनाती है। क्या हम आज पूरा दिन चेंबर पॉट नहीं यूज कर सकते? सारा सिर हिलाती है। और वो बदबू पूरे घर में रहे? नहीं एम्मा, प्रिवी इसी काम के लिए है। ये है गांव की सर्दी की सच्चाई। न कोई बाथरूम, न कोई पाइपलाइन, बस बर्फ में चलकर बिना हीटर के लकड़ी के कमरे में जाना। नाश्ते के बाद असली काम शुरू हो जाता है। बाल्टी में पिघली बर्फ से मुश्किल से 2 इंच पानी मिला है। सारा थोड़ा सा पानी बर्तन धोने में लगाती है, बाकी बचा लेती है खाना बनाने के लिए। और बहुत पानी चाहिए। थॉमस और मैरी
अपने सबसे भारी कोट पहनते हैं, ऊनी मफलर से मुंह ढंकते हैं और हे रिक देखने निकल जाते हैं। बर्फ अभी भी गहरी है, लेकिन कम से कम गिर नहीं रही। आसमान अब नीला है, लेकिन ठंड में धोखा मत खाओ, बहुत तेज है। हे रिक यानी घास का बड़ा ढेर तबेले के पार खेत में खड़ा है। ऊपर छप्पर लगा है। दूर से देखो तो जैसे बर्फीले मैदान में कोई सुनहरा सा घर खड़ा हो। थॉमस चारों तरफ घूमकर ध्यान से देखता है, कहीं कोई नुकसान या पानी तो नहीं घुसा। ठीक है, वो आखिरकार कहता है। आवाज में राहत साफ है। छप्पर ने बर्फ रोक ली। घास अंदर सूखी है। मैरी समझ जाती है, सूखी घास मतलब जिंदा जानवर, और जिंदा जानवर मतलब अगली गर्मी तक जिंदा रहना। इधर घर में सारा और एम्मा अपनी जंग लड़ रही हैं। कुएं का लकड़ी का पंप रात भर में जम गया है। सारा बची हुई बर्फ का थोड़ा सा पानी पंप पर डालती है ताकि बर्फ पिघले। 3 बार कोशिश के बाद पंप आखिरकार आवाज करता है और थोड़ा सा बर्फ जैसा ठंडा पानी निकलता है। जल्दी एम्मा, सारा कहती है, बाल्टी नल के नीचे रखती है। फिर से जमने से पहले एम्मा पूरी ताकत से हैंडल चलाती है। उसका छोटा सा शरीर हर बार नीचे झुक जाता है। पानी बाल्टी में गिरता है, वही पानी जिसके बिना जीना नामुमकिन है। जैसे ही बाल्टी भरती है, सारा तुरंत दूसरी बाल्टी भरने लगती है। दिन भर के लिए कम से कम 5 बाल्टी पानी चाहिए, खाना बनाने, थोड़ा बहुत धोने और पीने के लिए। बर्फ में भरी हुई पानी की बाल्टियां उठाकर लाना बहुत ही थकाने वाला काम है। एम्मा तो आधी भरी बाल्टी ही उठा पाती है और पानी जैसे ही उसके दस्तानों पर गिरता है, तुरंत जमने लगता है। सारा दोनों हाथों में पूरी पूरी बाल्टी उठाती है और तार के हैंडल उसके दस्तानों के अंदर तक हथेलियों में चुभ जाते हैं। जब तक दोनों ने घर के अंदर काफी पानी जमा कर लिया, तब तक दोनों के पसीने छूट गए। जबकि बाहर इतनी ठंड है और सर्दी में पसीना आना बहुत खतरनाक होता है। पसीना जल्दी ही जम जाता है, जिससे हाथ पैर फटने लगते हैं और ठंड में ज्यादा देर रहने से फ्रॉस्टबाइट का खतरा भी बढ़ जाता है। घर के अंदर आते ही सारा एक बड़ी सी हांडी में पानी भरकर आग पर चढ़ा देती है ताकि वो गर्म हो जाए। सर्दी में गर्म पानी किसी लग्जरी से कम नहीं, लेकिन कुछ कामों के लिए जरूरी भी है। थोड़ा सा पानी वो कपड़े धोने के लिए ठंडे पानी में मिलाएगी, थोड़ा सा नहाने के लिए और थोड़ा सा गर्म पानी की बोतलों में डालेगी जो रात को बिस्तर में रखी जाएंगी। एक और बर्तन में वो आज के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। एक गाढ़ा सा स्टू जो घंटों तक धीमी आंच पर पकता रहेगा, जिससे खाना भी बनेगा और किचन में थोड़ी और गर्मी भी आ जाएगी। उस बर्तन में डालती है पतझड़ में काटे गए सुअर का नमकीन मांस, तहखाने से निकाले प्याज और गाजर और छत से लटकती जड़ी बूटियों के सूखे गुच्छे। सब्जियां अब थोड़ी नरम हो गई हैं क्योंकि स्टोर किया हुआ सामान अब खत्म होने को है, लेकिन अभी भी खाने लायक हैं। अब फरवरी का महीना है, जिसे भूख का महीना भी कहते हैं। पतझड़ में जमा किया गया खाना अब कम पड़ने लगा है और नई फसल अभी बहुत दूर है। यही वो वक्त है जब एडवर्डियन किसान परिवारों को सबसे ज्यादा तंगी महसूस होती थी, जब उन्हें वो जानवर भी मारना पड़ सकता था जिसे वो बचाकर रखना चाहते थे, जब हर आलू गिनना पड़ता था और आटे को बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। बाहर थॉमस अब तबेले में है, जहां फार्म की असली दौलत सर्दी से बची हुई है। 2 दूध देने वाली गायें, 1 घोड़ा, 4 भेड़ें और 6 मुर्गियां। किसी के लिए ये छोटा झुंड हो सकता है, लेकिन विल्सन परिवार के लिए यही सब कुछ है। जानवरों की देखभाल दिन में कई बार करनी पड़ती है, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। तबेला बाहर से थोड़ा गर्म है, लेकिन फिर भी वहां भी तापमान जमने से नीचे ही है। जानवरों की सांसें हवा में धुआं बनकर उड़ती हैं। थॉमस ताजा घास
जानवरों को डालता है, देखता है कि उनका पानी पूरी तरह से जमा तो नहीं, और हर जानवर को ध्यान से देखता है कहीं कोई बीमार या परेशान तो नहीं। सर्दी में जानवर सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, ठंड, बीमारी और अगर चारा कम पड़ गया तो भूख से भी। शाबाश डेजी। वो पुरानी गाय के पास जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरता है, उसकी हालत देखता है। बस अब बसंत आने ही वाला है। ये झूठ है और दोनों जानते हैं। बसंत अभी भी कई हफ्ते दूर है, लेकिन कई बार ऐसे झूठ भी सर्दी में जिंदा रहने में मदद करते हैं। मैरी मुर्गियों के बाड़े में गई है, जहां सर्दी में मुर्गियां बहुत कम अंडे देती हैं। दिन छोटे हो गए हैं, ठंड बहुत है, तो अंडे मिलना भी किसी जीत से कम नहीं। हर अंडा पोषण का छोटा सा खजाना है, जो पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, जब तक बसंत न आ जाए। जैसे जैसे सुबह दोपहर की तरफ बढ़ती है, सर्दी का सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ता है, लेकिन गर्मी बहुत कम देता है। घर के अंदर आग ने आखिरकार किचन को थोड़ा गर्म कर दिया है, शायद 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सारा ने ब्रेड का आटा गूंथकर गीले कपड़े से ढककर आग के पास रख दिया है, ताकि सूख न जाए। बाद में जब ब्रेड बनेगी तो किचन और भी गर्म हो जाएगा। एम्मा टेबल पर बैठी कॉपी में धीरे धीरे अक्षर लिखने की प्रैक्टिस कर रही है। विल्सन परिवार पढ़ाई को बहुत जरूरी मानता है, लड़कियों के लिए भी, चाहे फॉर्म का कितना भी काम क्यों ना हो। एम्मा गांव के स्कूल जाती है जब मौसम ठीक हो, लेकिन आज नहीं जा सकती। बर्फ बहुत ज्यादा है और 1 मील का रास्ता बहुत खतरनाक है। माँ, एम्मा अचानक सिर उठाकर कहती है, मुझे लगता है चिमनी से धुआं गलत आ रहा है। सारा चूल्हे से मुड़ती है, माथे पर चिंता की लकीरें। बच्ची सही कह रही है। धुआं अब ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि कमरे में ही भरने लगा है। ग्रे रंग की लहरें चूल्हे के पाइप के चारों ओर से निकल रही हैं और साथ में जलती लकड़ी की तीखी गंध भी आ रही है। हे भगवान, आज नहीं, प्लीज आज नहीं, सारा बुदबुदाती है। सर्दी में चिमनी बंद होना सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि खतरा है। आग के बिना ये घर इतनी ठंड में रहने लायक नहीं रहेगा। और अभी जब थॉमस और मैरी बाहर जानवरों के पास हैं, सारा को ये मुसीबत अकेले ही झेलनी है। वो तुरंत पिछला दरवाजा खोलती है और ठंडी हवा का झोंका अंदर आ जाता है। थॉमस, वो बर्फ से ढके आंगन में आवाज लगाती है, चिमनी बंद हो रही है। थॉमस तबेले से बाहर आता है और तुरंत समझ जाता है कि ये काम अभी करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। चिमनी की सफाई का सामान दिमाग में गिनते हुए वो तेजी से घर की तरफ बढ़ता है। विल्सन परिवार का दिन, जो पहले ही मुश्किल था, अब और भी कठिन हो गया है। लेकिन यही है एडवर्डियन फार्म की सर्दी। हर दिन, हर वक्त मौसम से लड़ाई, जिसमें कोई रहम नहीं। ऐसी परेशानियां जो इंतजार नहीं कर सकती, और हमेशा ये डर कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मेहनत और समझदारी पर टिकी है। जैसे जैसे धुआं किचन में भरता जाता है, एम्मा खांसती है, अपनी बांह से मुंह ढक लेती है। सारा अपने चेहरे के निचले हिस्से पर स्कार्फ बांधती है और स्टू को एक बार और हिलाकर बर्तन को आग के सबसे गर्म हिस्से से हटा देती है। अब आग को थोड़ा कम करना जरूरी है ताकि चिमनी की सफाई हो सके, लेकिन आग को पूरी तरह बुझाना नहीं है, क्योंकि दोबारा जलाने में बहुत सारा ईंधन और वक्त बर्बाद हो जाएगा, जो उनके पास नहीं है। थॉमस दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके साथ बर्फ के टुकड़े भी उड़ते हुए आते हैं। कितना बुरा है? वो तुरंत पूछता है। किचन में धुएं को देखता है। और बढ़ रहा है, सारा जवाब देती है। उसकी आवाज स्कार्फ में दब गई है। करीब 10 मिनट पहले शुरू हुआ। थॉमस
गंभीरता से सिर हिलाता है। मुझे छत से साफ करना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक काम है। बर्फ से ढकी छत पर चढ़कर इतनी ठंड में चिमनी साफ करना, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं। ऐसे मौसम में कोई चिमनी साफ करने वाला दूर दराज के फार्म पर नहीं आएगा। ज्यादातर मुश्किलें एडवर्डियन फार्म पर खुद ही सुलझानी पड़ती थीं, वरना भुगतो। मैं होली ब्रश लाती हूँ, मैरी कहती है, और स्टोरेज शेड की तरफ बढ़ जाती है जहां चिमनी साफ करने का सामान रखा है। होली ब्रश यानी कांटेदार होली की टहनियों का झाड़ू, जिसे चिमनी में डालकर कालिख और जमी गंदगी को साफ किया जाता है। होली की टहनियां इस काम के लिए एकदम सही थीं, क्योंकि उनके सख्त और नुकीले पत्ते चिमनी की दीवारों से जमी कालिख को अच्छी तरह से खुरच देते थे। कुछ फार्म वाले तो जिंदा मुर्गियों को भी चिमनी में नीचे उतार देते थे, ताकि डर के मारे उनके पंख और पंजे चिमनी की सफाई कर दें। लेकिन विल्सन परिवार को ये तरीका बहुत बेरहम लगता था, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करते थे। थॉमस तबेले से सीढ़ी निकाल लाता है और मैरी होली ब्रश और रस्सी लेकर लौट आती है। किचन में धुआं और भी गाढ़ा हो गया है, जबकि दरवाजा खुला है और ठंडी हवा अंदर आ रही है। एम्मा की खांसी भी बढ़ गई है। इसे तबेले में ले जाओ, थॉमस सारा से कहता है। वहां धुआं तो है, लेकिन बाहर से गर्म है। हम यहां संभाल लेंगे। सारा सिर हिलाती है। एम्मा को सबसे मोटा शॉल ओढ़ाती है और जल्दी से उसे तबेले की तरफ ले जाती है। दूध देने वाली गायें इंसानों को अपने बीच देखकर बस हल्की सी नजर उठाती हैं, फिर आराम से घास चबाने लगती हैं। बाहर थॉमस सीढ़ी को घर की दीवार के सहारे टिकाता है। बर्फ के नीचे मजबूत जगह ढूंढकर मैरी सीढ़ी को मजबूती से पकड़ती है जब उसके पापा ऊपर चढ़ते हैं। होली ब्रश और रस्सी उसके कंधे पर लटकी है। छत पर बर्फ और बर्फ की परत जमी है, इसलिए बहुत संभल कर चलना पड़ता है ताकि फिसल न जाए। चिमनी तक पहुंचकर थॉमस अंदर झांकता है। कुछ तो है जो चिमनी के बीच में फंसा है। शायद किसी चिड़िया का घोंसला या फिर जमी हुई कालिख, जो अब इतनी मोटी हो गई है कि धुआं निकल ही नहीं पा रहा। वो होली ब्रश को रस्सी से अच्छी तरह बांधता है, फिर उसे चिमनी में नीचे की तरफ उतारने लगता है। नीचे तैयार हो, वो मैरी को आवाज देता है। तैयार हूं पापा, मैरी जवाब देती है और किचन के फायरप्लेस के पास खड़ी हो जाती है, ताकि जरूरत पड़े तो ब्रश को गाइड कर सके। थॉमस होली ब्रश को ऊपर नीचे करता है, चिमनी की दीवारों को अच्छे से खुरचता है। काली कालिख और गंदगी नीचे फायरप्लेस में गिरने लगती है, जिससे साफ हो जाता है कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा था। करीब 15 मिनट तक लगातार सफाई के बाद उसे महसूस होता है कि ब्रश किसी ठोस चीज को तोड़कर निकल गया है। साफ हो गया, मैरी ऊपर आवाज देती है। अब धुआं सही से निकल रहा है। थॉमस और 10 मिनट तक सफाई करता है ताकि चिमनी पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरता है। उसका चेहरा और हाथ कालिख से सने हुए हैं। कपड़ों पर भी काली धूल जम गई है। ये काम बहुत गंदा है, लेकिन जरूरी भी है। तबेले में सारा एम्मा को कहानियां सुना रही है, ताकि उसका ध्यान ठंड और चिंता से हट जाए। अब साफ हवा में एम्मा की खांसी भी कम हो गई है। जब दोनों थॉमस को सफाई के बाद आते हुए देखती है, तो दोनों को राहत मिलती है। सब ठीक हो गया? सारा पूछती है। थॉमस सिर हिलाता है और अपने जैकेट से कालिख झाड़ने की कोशिश करता है। चिड़िया का घोंसला था और बहुत सारी जमी हुई कालिख
अब सब सही चलेगा। यही थी एडवर्डियन किसानों की सर्दी में जिंदा रहने की असली तस्वीर। कोई बड़ी बहादुरी नहीं, बस हर वक्त सतर्क रहना और तुरंत हर परेशानी का हल निकालना, क्योंकि छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। अगर चिमनी बंद हो गई तो घर में आग नहीं जलेगी, और फरवरी में बिना आग के रहना मतलब बीमारी या उससे भी बुरा। यहाँ कोई काम टालने की गुंजाइश नहीं थी, न ही मौसम के सुधरने का इंतजार करने की फुर्सत। परिवार वापस घर लौटता है, जहाँ अब धुआं कम हो गया है, क्योंकि अब वो सही रास्ते से ऊपर जा रहा है, कमरे में नहीं भर रहा। थॉमस फिर से आग तेज करता है, सारा स्टू का बर्तन वापस रखती है और चाय के लिए केतली चढ़ा देती है। एक बड़ी मुसीबत टल गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सर्दी के खत्म होने तक ऐसी कई मुश्किलें आएंगी। सब आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कल और भी बड़ी चुनौती आने वाली है। यही है एडवर्डियन फार्म की सर्दी। हर दिन एक नई जंग, हर दिन खुद को साबित करने की परीक्षा। उनकी जिंदा रहने की उम्मीद उनके हौसले और पीढ़ियों से मिली समझदारी पर टिकी थी, जिन्होंने ऐसी सर्दियां पहले भी झेली थीं। बाहर सूरज अब जल्दी ही ढलने लगा है। सर्दी के दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी। जल्दी ही उन्हें कीमती तेल के लैंप जलाने पड़ेंगे, वो भी जितने कम हो सकें, ताकि तेल बचाया जा सके। जानवरों को रात से पहले एक बार और देखना होगा। गर्म पानी की बोतलों के लिए पानी फिर से गर्म करना होगा, और कल की ब्रेड के लिए आटा भी रात भर के लिए गूंथना होगा। काम कभी खत्म नहीं होता, ठंड कभी कम नहीं होती, लेकिन वो सब झेलते हैं, टिके रहते हैं। और जब तुम अपने आरामदायक गर्म बिस्तर में लेटे हो, तो याद रखना, वही हिम्मत, वही जज्बा जिसने उन्हें इतनी भयानक सर्दियों में जिंदा रखा, वो कहीं न कहीं हम सबके अंदर भी है। ये हिम्मत मजबूरी से पैदा होती है, और ये जिद जो मौसम के आगे झुकने से इनकार कर देती है। शायद इसी वजह से ऐसी सर्दी में जिंदा रहने की कहानियां हमें इतनी गहराई से छू जाती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम भी वो ताकत अपने अंदर पा सकते हैं। विल्सन परिवार के घर में आग की लपटें टिमटिमा रही हैं, और पूरा परिवार उसकी गर्मी के पास बैठा है। बाहर सर्दी की रात उतर रही है। आसमान में तारे चमक रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सुबह और भी ज्यादा ठंडी होगी। लेकिन अभी के लिए वो सब गर्म है, अभी के लिए वो सब साथ हैं। चिमनी की मुसीबत के अगले दिन की सुबह और भी ज्यादा ठंडी है। विल्सन परिवार उठता है तो देखता है कि खिड़कियों के अंदर बर्फ के अजीब से डिजाइन बन गए हैं, जैसे कांच पर बर्फीले फर्न उग आए हों। किचन में पानी की बाल्टी के ऊपर 1 इंच मोटी बर्फ जमी है, यहाँ तक कि हवा भी जैसे जम गई हो। पूरे घर में भारी और शांत। थॉमस बाल्टी में जमी बर्फ को लोहे की छड़ से तोड़ता है, और उसकी आवाज पूरे किचन में गूंजती है। अब तक की सबसे ठंडी रात थी, वो कहता है नींद भरी भारी आवाज में। फरवरी अब असली रंग दिखा रहा है। सारा, जो पहले से ही किचन की आग सुलगा रही है, बस सिर हिला देती है। अब इस सच्चाई पर बात करने का कोई मतलब नहीं। ठंड इन सर्दियों के महीनों में जैसे घर का ही एक सदस्य बन जाती है। कोई ऐसा मेहमान जिसे कोई बुलाना नहीं चाहता, लेकिन जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आज मांस भी देखना पड़ेगा, सारा कहती है, हमेशा की तरह सीधी और काम की बात करती हुई। कहीं कुछ खराब तो नहीं हो रहा। यही असली डर था एडवर्डियन किसानों के लिए। सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि हर दिन ये चिंता
कि कहीं खाना खराब न हो जाए, ताकि बसंत तक जिंदा रह सकें। आज के जमाने की तरह फ्रिज तो था नहीं। तुम्हारा सुपरमार्केट वही था जो तुमने पिछले साल खुद उगाया, काटा और बचाकर रखा। अगर खाना खत्म हो गया तो भूख तो झेलनी ही पड़ेगी, और कभी कभी तो जान का भी खतरा हो सकता था। मैं मदद करूंगी, मैरी कहती है, अपना शॉल और कसकर लपेटती है। 12 साल की उम्र में उसे खाने को बचाने की अहमियत अच्छे से समझ आ गई है। उसने पहले भी बुरी सर्दियां देखी हैं, जब बसंत आते आते पड़ोसियों के चेहरे भूख से गड्ढों में बदल जाते थे। नाश्ते में उन्होंने अपने कीमती जौ के भंडार से बनी दलिया खाई, जिसमें कल की बची हुई आखिरी दूध मिलाई गई थी। फिर थॉमस और मैरी दोनों गर्म कपड़े पहनकर निकलते हैं कोल्ड स्टोर की तरफ। ये एक छोटा सा पत्थर का कमरा है जो घर के उत्तर की तरफ बना है, जहां सर्दी में खाना अपने आप ठंडा रहता है। अंदर का तापमान जमने से थोड़ा ऊपर है, जो एकदम सही है। ज्यादा गर्मी में खाना खराब हो जाएगा और ज्यादा ठंड में सब कुछ पत्थर जैसा जम जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। थॉमस बर्फीली हवा में बाहर निकलते ही बुदबुदाता है। वो अपनी बेटियों के सामने कम ही गाली देता है, लेकिन इतनी तेज ठंड में कभी कभी उसके मुंह से निकल ही जाता है। मैरी अनसुना करने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है कि पापा उसे अब बड़े लोगों जैसा समझ रहे हैं। कोल्ड स्टोर आधा जमीन के नीचे है। पत्थर की दीवारें अंदर की गर्मी ठंडी को संभालती हैं। थॉमस भारी लकड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर से ठंडी खाने की खुशबू वाली हवा बाहर आती है। अंदर पूरे साल की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा बहुत सलीके से रखा गया है। छत से टंगे हुक्स पर सबसे कीमती प्रोटीन लटके हैं। बेकन के टुकड़े, हैम और आधा दर्जन तीतर, जिन्हें थॉमस ने सर्दी की शुरुआत में फंसाया था, चाहे वो कानूनी हो या नहीं। बेकन और हैम को स्मोक और नमक में रखा गया है, जिससे ताज़ा मांस महीनों तक खराब नहीं होता। पक्षियों को बस ऐसे ही टांग दिया जाता है, ठंड उन्हें ताज़ा रखती है। पहले तीतर देखो, थॉमस कहता है, लालटेन उठाकर टंगे हुए पक्षियों को दिखाता है। ये जल्दी खराब हो सकते हैं। मैरी हर पक्षी को ध्यान से देखती है, कहीं कोई खराबी या चूहे के काटने के निशान तो नहीं। पक्षी ठंड से सख्त हो गए हैं, उनके पंख अब फीके पड़ गए हैं, लेकिन मांस अभी भी ठीक है। न कोई अजीब रंग, न कोई बदबू, न कोई चूहे का निशान। दीवारों में बनी लकड़ी की शेल्फ पर सब्जियों और फलों के जार और मर्तबान रखे हैं। यही वो जरूरी विटामिन हैं जो सर्दी में स्कर्वी और दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। अचार वाले प्याज, बीटरूट, बगीचे के टमाटर के डिब्बे, गर्मियों के फलों से बने जैम और जेली, सब मोम या कपड़े की परत के नीचे सुरक्षित रखे हैं। सारा की मेहनत भी यहीं दिखती है। उसका नमक और मसालों में रखा बीफ, फैट में बंद मीट और मसालेदार सॉसेज, जो अपने ही फैट में सुरक्षित हैं। सर्दी में खाना बचाना सिर्फ सड़ने से बचाने का नाम नहीं था, ये एक तरह की कला थी। मजबूरी से पैदा हुई, लेकिन स्वाद से भरी। ऐसे स्वाद जो सबसे अंधेरी सर्दी में भी दिन को खास बना दें। माँ आज डिनर में प्रिजर्व्ड बीफ टंग बनाना चाहती हैं, मैरी कहती है। वो मर्तबान ढूंढती है जिसमें ये रखा है। थॉमस सिर हिलाता है। बहुत अच्छा, ठंडे दिन के लिए बढ़िया खाना। वो ये नहीं कहता कि ये टंग पतली पतली स्लाइस में काटकर कई बार खाई जा सकती है। किसान के दिमाग में हमेशा बचत चलती रहती है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता और हो भी नहीं सकता।
मैरी कपड़े में लिपटी नमक में सनी हुई टंग निकालती है, हाथ में लेकर देखती है। एकदम सख्त, यानी सही से प्रिजर्व हुई है। वो इसे अपनी टोकरी में रखती है, साथ में अचार वाले प्याज का जार और प्रिजर्व्ड टैमसन का जार भी। ये छोटे खट्टे बेर, जिन्हें सारा एक खास मीठी चटनी में बदल देती है, जिससे सादा मांस भी खास लगने लगता है। आलू का क्या? थॉमस पूछता है और रूट बिन की तरफ बढ़ता है। कोल्ड स्टोर का ये हिस्सा सबसे जरूरी चीजें रखता है। आलू, गाजर, शलजम, प्याज, सब रेत या भूसे में दबे हुए, ताकि न जमे न जल्दी अंकुरित हों। यही सब्जियां हर सर्दी के खाने की नींव हैं, जो पेट भी भरती हैं और पोषण भी देती हैं। मैरी आलू के बिन के पास घुटनों के बल बैठती है और देखती है कि कहीं कोई आलू नरम या जल्दी अंकुरित तो नहीं हो रहा। कुछ संदिग्ध आलू निकालकर अलग रखती है। इन्हें जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन पर आंखें आ रही हैं। थॉमस सिर हिलाता है। आज रात टंग के साथ आलू की पाई बनेगी। दोनों बहुत ध्यान से कोल्ड स्टोर का हर सामान चेक करते हैं। दिमाग में हिसाब लगाते हैं कि क्या पहले खाना है, क्या बाद में चलेगा, और कितना सामान बचाना है। ये कोई आम खाना बनाने की प्लानिंग नहीं, ये जिंदा रहने की स्ट्रेटजी है। हर फैसला आज की जरूरत और आने वाले कल की चिंता के बीच संतुलन है। किचन में सारा उनकी लाई हुई चीजों को अनुभवी नजर से देखती है। बीफ टंग को सबसे पहले ठंडे पानी में भिगो देती है, ताकि उसमें से एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। फिर उसे धीमी आंच पर पकाना होगा, ताकि सख्त मांस नरम और स्वादिष्ट बन जाए। आटा कितना बचा है? थॉमस आग के पास हाथ सेंकते हुए पूछता है। 4 बोरी बची है, सारा बिना देखे ही जवाब देती है। उसे हर जरूरी सामान की सही गिनती याद है। अगर ध्यान से खर्च किया तो चल जाएगा। सर्दी में आटा ही जिंदगी है। ब्रेड, पाई, पुडिंग, डम्पलिंग सब इसी से बनते हैं, जो महंगे सामान को भी लंबा खींच देते हैं। अगर आटा खत्म हो गया तो समझो सब खत्म। कई एडवर्डियन किसान परिवार तो अपनी सर्दी की सुरक्षा का हिसाब आटे की बोरियों से ही लगाते थे। माँ, मैं टंग में मदद करूं? मैरी पूछती है और आस्तीन चढ़ा लेती है। सब्जियां शुरू करो, सारा कहती है, और याद रखना, छिलके बचा कर रखना, जैसे मैंने सिखाया था। एडवर्डियन फार्म के किचन में कुछ भी बेकार नहीं जाता। आलू के छिलके तक नहीं, जिन्हें सुखाकर आग में जलाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या अगर साफ हों तो सूअरों को खिला दिया जाता है। गाजर के पत्ते, शलजम की हरी पत्तियां, यहाँ तक कि प्याज के छिलके भी, सबका कोई ना कोई काम है। कभी सूप में, कभी जानवरों के खाने में, या कभी कपड़े रंगने के लिए। जब मैरी सब्जियां काट रही होती है, सारा बीफ टंग का पानी बदलती है। फिर आलू की पाई के ऊपर डालने के लिए मीठा आटा गूंथने लगती है। किडनी के पास का कच्चा बीफ फैट, जो पतझड़ में काटे गए जानवरों से निकाला गया था, उसे पिघलाकर और संभाल कर रखा गया है। यही फैट आटे में मिलाकर पाई को कुरकुरा और पौष्टिक बनाता है। सर्दी के खाने में जरूरी कैलोरी जोड़ता है। अचार वाले अंडे भी देख लो, सारा मैरी से कहती है। देखना ब्राइन में पूरी तरह डूबे हैं या नहीं। अंडे एडवर्डियन किसानों के लिए मौसम के हिसाब से दौलत थे। मुर्गियां बसंत और गर्मियों में खूब अंडे देती थीं, लेकिन सर्दी में या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं। साल भर प्रोटीन बना रहे, इसके लिए गर्मियों के बचे अंडों को कई तरीकों से संभाल कर रखा जाता था। सबसे आम तरीका था पानी के ग्लास, सोडियम सिलिकेट या चूने के पानी में रखना, या फिर मसालेदार सिरके में अचार बनाना। विल्सन परिवार के अचार वाले अंडे पैंट्री में एक बड़े मटके में रखे हैं।
करीब 40 अंडे सिरके में डूबे हुए, जिसमें प्याज, काली मिर्च और तेज पत्ता डाला गया है। मैरी लकड़ी के चम्मच से धीरे धीरे अंडों को नीचे दबाती है ताकि सब ब्राइन में डूबे रहें। कुछ ऊपर आ गए थे, वो बताती है, निकाल दिए। जो अंडे तैरने लगते हैं वो खराब होने लगे हैं, उनके अंदर गैस बनने लगती है। ऐसे अंडे अब इंसानों के खाने लायक नहीं, लेकिन जानवरों को दिए जा सकते हैं। इतना छोटा नुकसान भी मायने रखता है, क्योंकि हर अचार वाला अंडा भविष्य की सेहत का एक टुकड़ा है जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे सुबह दोपहर में बदलती है, किचन में बीफ टंग के पकने की खुशबू फैल जाती है। सारा उसमें प्याज, गाजर और जड़ी बूटियां डालती है, जिससे सादा प्रिजर्व्ड मांस भी लाजवाब बन जाता है। आलू की पाई ओवन में पक रही है, उसका मीठा क्रस्ट सुनहरा हो गया है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एम्मा मुर्गियों को दाना डालकर लौटती है। उसके गाल ठंड से लाल हो गए हैं। आनी भी चाहिए। सारा मुस्कुराती है, ये तुम्हारी दादी की रेसिपी है। एडवर्डियन फार्म के परिवारों के लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये विरासत थी। पीढ़ियों से चली आ रही समझदारी कि कम सामान में भी कैसे स्वाद और सेहत दोनों बनाए रखें। सारा ने अचार बनाना अपनी माँ से सीखा और उसकी माँ ने अपनी माँ से। ये सब तरीके सदियों में निखरे ताकि सर्दी में जिंदा रहा जा सके। विल्सन परिवार के कोल्ड स्टोर में जो भी चीजें हैं वो अलग अलग प्रिजर्वेशन तरीकों से संभाली गई हैं। स्मोकिंग, जिसमें मांस को कई दिनों तक जलती लकड़ी के धुएं में टांगा जाता है, जिससे स्वाद भी आता है और मांस महीनों तक खराब नहीं होता। उनका बेकन और हैम ऐसे ही तैयार होता है, फिर सूखे नमक में रखा जाता है। नमक में रखना शायद सबसे पुराना तरीका है। ढेर सारा नमक खाने से नमी खींच लेता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। उनका बीफ और पोर्क हफ्तों तक नमक में रखा जाता है, फिर धोकर स्टोर किया जाता है। अचार, जिसमें सिरके की खटास खाने को खराब होने से बचाती है, अंडे, प्याज, खीरे, बीट रूट, सबका अचार बनता है। कभी कभी उसमें चीनी डालकर मीठा अचार, कभी बिना चीनी के खट्टा। चीनी में पकाना यानी फलों से जैम और जेली बनाना जो सालों तक खराब नहीं होती। चीनी की मात्रा बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती और गर्मियों की मिठास सर्दी के अंधेरे दिनों में भी बची रहती है। पॉटिंग, जिसमें पका हुआ मांस फैट की परत में बंद कर दिया जाता है, जिससे हवा न पहुंचे और मांस महीनों तक सुरक्षित रहे। सारा की पॉटेड रैबिट और बीफ ब्रेड पर लगाकर या ठंडा काटकर खाया जाता है। ड्राइंग, सबसे आसान तरीका। जड़ी बूटियां, कुछ फल और कभी कभी मांस भी छत से लटकाकर या आग के पास सुखाया जाता है। सर्दी की प्राकृतिक ठंड का फायदा उठाकर आलू, गोभी और कुछ फल महीनों तक ताजे जैसे रखे जाते हैं। हर तरीका अपने अपने समय, सामान और समझदारी मांगता है। एक भी गलती और सारा खाना खराब हो सकता है, जो किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सही प्रिजर्वेशन का दबाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि गलती की सजा जानलेवा हो सकती थी। माँ, अगले साल मांस को ब्राइन करना सिखाओगी? मैरी पूछती है, जब दोनों डिनर के लिए टेबल लगा रही हैं। सारा मुस्कुराती है, अब तुम सीखने लायक हो गई हो, ये जरूरी है। यही तरीका था जरूरी ज्ञान को बचाने का। माँ से बेटी, बाप से बेटे तक, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को
गांव की जिंदगी के ये तरीके सिखाती थी। मैरी का सवाल सिर्फ खाना बनाने का नहीं, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारी का है कि एक दिन वो भी अपने परिवार को ऐसे ही सर्दी से बचा सके। शाम को जब थॉमस और एम्मा अपने काम से लौटते हैं, किचन में पकते खाने की गर्मी और खुशबू फैली होती है। कुछ देर के लिए सर्दी की सारी मुश्किलें जैसे गायब हो जाती हैं और बस भूख मिटाने की खुशी रह जाती है। हाथ धो लो, सारा कहती है और भारी बर्तन को आग से उतारती है। खाना तैयार है। पूरा परिवार टेबल के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे तेल के लैंप की हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। सुबह से लगातार मेहनत के बावजूद कोई भी खाने की शुरुआत तब तक नहीं करता जब तक थॉमस छोटा सा धन्यवाद नहीं बोल देता। सर्दी में खाना मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। बीफ टंग जो नमक में रखा गया था और फिर धीरे धीरे पकाया गया, अब नरम होकर प्लेट में सजा है। आलू की पाई सुनहरे क्रस्ट के साथ भाप छोड़ती हुई उसके पास रखी है। एक छोटी सी कटोरी में अचार वाले प्याज रखे हैं जो खाने में खटास और ताजगी लाते हैं। वहीं प्रिजर्व्ड टैमसन खट्टे मीठे बेर मांस के भारीपन को हल्का कर देते हैं। एडवर्डियन फार्म के हिसाब से ये एक दावत है, तरह तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना। परिवार बड़े ध्यान से लेकिन लालच के बिना खाता है। हर हिस्से को नाप तौल कर परोसा जाता है ताकि कल के लिए भी बच जाए। भले ही आज खाने की भरमार हो, खाने को लंबा खींचने की आदत सबके खून में बस गई है। माँ, ये टंग तो कमाल की बनी है, थॉमस खाने के बीच में तारीफ करता है। एकदम सही प्रिजर्व की थी। सारा सिर हिलाकर तारीफ स्वीकार करती है। उसकी प्रिजर्वेशन की कला परिवार की भलाई में उसकी चुपचाप दी गई सबसे बड़ी मदद है, उतनी ही जरूरी जितना थॉमस का खेत या जानवर संभालना। खाना खाते खाते सब लोग रात होने से पहले के बाकी कामों की चर्चा करते हैं। पानी लाना है, जानवरों को खाना देना है, बिस्तर लगाना है और आग को इस तरह संभालना है कि रात भर जलती रहे। सर्दी की दिनचर्या में असली आराम नाम की कोई चीज नहीं, बस जरूरी कामों के बीच छोटे छोटे ब्रेक मिलते हैं। खाने के बाद अदरक का केक है, सारा बताती है, बस छोटा सा टुकड़ा। ये मामूली सा मीठा सबको सच में खुशी देता है। सर्दी में मीठा बहुत कम बनता है, वो भी या तो रविवार के लिए या बहुत मुश्किल दिन के बाद। अदरक का केक जिसमें प्रिजर्व्ड अदरक, गुड़ और कीमती मसाले डाले गए हैं, सर्दी की तंगी में एक छोटी सी लग्जरी है। केक को पतला पतला काटा जाता है, हर टुकड़ा धीरे धीरे चबाया जाता है ताकि स्वाद देर तक रहे। एम्मा आंखें बंद करके खाती है, जैसे मीठे और मसालेदार स्वाद में खो गई हो। थॉमस भी, जो आमतौर पर अपनी खुशी नहीं दिखाता, मुस्कुरा देता है। याद है जब पापा का हाथ चाफ कट्टर में फंस गया था और आपने अदरक का केक बनाया था क्योंकि उनका मन बहुत उदास था? मैरी सारा से पूछती है। स्वाद से जुड़ी यादें ताजा हो जाती हैं। सारा सिर हिलाती है। 3 साल हो गए, तब लगा था शायद उंगलियां ही चली जाएंगी। अब भी ठंड में दर्द करती है, थॉमस मानता है, अपने दाहिने हाथ की मोटी सफेद निशान वाली उंगलियां हिलाते हुए। फार्म पर हादसे आम थे और उस जमाने में एंटीबायोटिक या बड़ी सर्जरी नहीं थी। थॉमस की उंगलियां बच गईं। इसका श्रेय सारा की जड़ी बूटियों और ऊपर वाले की दया को जाता है। डिनर के बाद जब सारा और लड़कियां सफाई करती हैं, थॉमस किचन के एक कोने में अपनी पाइप
और अकाउंट बुक लेकर बैठ जाता है। सर्दी की शामें ही एकमात्र वक्त होती है जब फार्म के हिसाब किताब देखे जा सकते हैं। क्या बेचना है, क्या खरीदना है, आगे बढ़ रहे हैं या पिछड़ रहे हैं। अक्सर नंबर उतने अच्छे नहीं होते जितनी उम्मीद होती है। विल्सन जैसे छोटे किसान हमेशा एक खराब फसल या बीमार जानवर से तबाही के कगार पर रहते हैं। आज की गिनती और भी चिंता वाली है। घास उम्मीद से कम बची है और बसंत की बुवाई के लिए बीज भी जल्द चाहिए। थॉमस किताब बंद करता है, पाइप का कश लेता है और मीठा तीखा धुआं छत की तरफ उड़ता है, जहां बर्तन धोने की भाप और लकड़ी के धुएं के साथ मिल जाता है। बुरा है? सारा धीरे से पूछती है जब लड़कियां पास नहीं होती। तंग है? थॉमस बस इतना कहता है, लेकिन संभाल लेंगे। सारा सिर हिलाती है, न ज्यादा सवाल न झूठी तसल्ली। उनका रिश्ता सच्चाई पर टिका है, झूठी उम्मीदों पर नहीं। जैसे जैसे शाम गहराती है, पूरा परिवार आग के पास सिमट जाता है। एम्मा सिलाई की प्रैक्टिस करती है, कपड़े के टुकड़े पर टेढ़े मेढ़े टांके लगाती है। मैरी एक फटी शर्ट की मरम्मत करती है, उसके टांके एकदम सीधे और सुंदर हैं। सारा थॉमस के लिए नए मोजे बुन रही है। सुइयों की टिक टिक आवाज कमरे में गूंजती है। थॉमस खुद हार्नेस के टुकड़े साफ करता है, तेल लगाता है, बसंत के काम के लिए तैयारी करता है जो अभी बहुत दूर लगता है। किचन ही एकमात्र गर्म कमरा है, इसीलिए अंधेरा होते ही सब काम यहीं सिमट जाते हैं। ये मजबूरी में बनी नजदीकी है। सब एक दूसरे के पास लैंप की रोशनी में अपने अपने काम करते हैं। गर्मी में सब अपने अपने काम में बंट जाते, लेकिन सर्दी सबको आग के इर्द गिर्द बांध देती है। यही है सर्दी की शाम का पैटर्न, जो पूरे ब्रिटेन के एडवर्डियन फार्म परिवारों के लिए जाना पहचाना था। जरूरी काम, हल्की फुल्की बातें, कभी बाइबल पढ़ना या कहानी सुनना, जब तक सोने का वक्त न आ जाए। न टीवी, न रेडियो, न कोई इलेक्ट्रॉनिक शोर। बस एक छोटा सा गर्म कमरा और उसके बाहर ठंडी गहरी रात। वो कहानी सुनाओ जब भेड़ें बर्फ में दब गई थीं। एम्मा चुप्पी तोड़ती है, हर बच्चे की तरह। उसे भी परिवार की पुरानी, रोमांचक लेकिन खुशंत वाली कहानियां सुनना अच्छा लगता है। थॉमस हल्की सी मुस्कान देता है। तुम्हारी माँ बेहतर सुनाती है। 3 साल पहले की बात है। सारा बिना हाथ रोके बुनाई करते हुए शुरू करती है। उस साल इतनी बर्फ पड़ी थी जितनी तुमने कभी देखी भी नहीं। कई जगह तो बर्फ की ढेर इस घर से भी ऊंची थी। तुम्हारे पापा उत्तर वाले चरागाह में भेड़ें देखने गए और वहां कुछ भी नहीं दिखा। एक भी भेड़ नहीं, सब बर्फ के नीचे दब गई थीं। एम्मा की आंखें फैल जाती हैं, भले ही उसने ये कहानी पहले भी सुनी हो। सारी 20? सारी 20? सारा सिर हिलाती है। हमें लगा अब तो सब गईं, लेकिन तुम्हारे पापा ने हार नहीं मानी। वो लंबी छड़ी लेकर पूरे खेत में इंच इंच बर्फ में छेद करते गए, भेड़ों को ढूंढते हुए। लगभग पूरा दिन लग गया। थॉमस भी कहानी में जुड़ जाता है, खुद भी उस याद में खो जाता है। सूरज डूबने ही वाला था जब मुझे पहली भेड़ मिली। बर्फ में एक छोटा सा गड्ढा जहां वो सांस ले रही थी और सब जिंदा थीं। एम्मा उत्साहित होकर बीच में बोल पड़ती है। सब एक साथ बर्फ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर गर्मी बना रही थीं। सारा सिर हिलाती है। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा एयर पॉकेट बना लिया था। भेड़ें वैसे बहुत समझदार नहीं होती, लेकिन जिंदा रहने की उनकी फितरत कमाल की है।
उन्हें निकालने में हमें घंटों लग गए, थॉमस याद करता है। लालटेन की रोशनी में उंगलियां लगभग जम गई थीं, लेकिन एक भी भेड़ नहीं मरी। ये कहानी, जो सर्दी की हर शाम दोहराई जाती है, कई बातें सिखाती है। खेती की, जिंदगी की अनिश्चितता, कभी हार न मानने की जरूरत, और वो छोटे छोटे चमत्कार जो उम्मीद टूटने के बाद भी हो जाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को सच्चाई के लिए तैयार करने का तरीका भी है। शाम ढलते ढलते सारा पानी गर्म करती है, ताकि परिवार थोड़ा बहुत हाथ मुंह धो सके। सर्दी में पूरा नहाना मुश्किल होता है, इतना पानी गर्म करना नामुमकिन, और कपड़े उतारना भी खतरनाक ठंड में बीमार कर सकता है। हर किसी को एक छोटा सा कटोरा गर्म पानी और थोड़ा सा सख्त साबुन मिलता है, जिसे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होता है। सोने की तैयारी जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह हमेशा सूरज निकलने से पहले ही आ जाती है। गर्म पानी की बोतलें, रबर की थैलियां जो उबलते पानी से भरी जाती हैं, बिस्तर में पहले से रख दी जाती हैं, ताकि बर्फ जैसे ठंडे बिस्तर थोड़े गर्म हो जाएं। अतिरिक्त कपड़े भी निकाल लिए जाते हैं। कई बार तो रात के कपड़ों के ऊपर दिन के कपड़े भी पहनकर सोना पड़ता है, क्योंकि ऊपर के कमरे दिन भर की आग के बावजूद भी जमने के करीब होते हैं। आग को अच्छे से दबा दो, थॉमस मैरी से कहता है, जो कोयले और राख को इस तरह जमाती है कि रात भर गर्मी बनी रहे, लेकिन ईंधन भी बर्बाद न हो। अगर आग सही से दबाई गई तो सुबह उसमें से फिर से चिंगारी मिल जाएगी, जिससे दोबारा आग जलाना आसान हो जाएगा और माचिस भी बचेगी। तेल के लैंप एक एक करके बुझा दिए जाते हैं, और परिवार के लोग ऊपर जाते वक्त मोमबत्तियां साथ ले जाते हैं। घर में अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। किचन की आग से दूर के हिस्सों में ठंड फिर से लौट आती है। सारा सबसे आखिर में सोने जाती है। वो देखती है कि दरवाजे बंद हैं, पानी की बाल्टियां भरी हैं। फिर एक पल के लिए अंधेरे किचन में खड़ी होकर बाहर की हवा, आग की हल्की आवाज और पुराने घर की खामोशी सुनती है। दिन भर की मेहनत और चिंता के बावजूद उसे एक गहरी संतुष्टि महसूस होती है। उसका परिवार आज रात पेट भरा, गर्म और सुरक्षित है। एडवर्डियन सर्दी में यही सबसे बड़ी जीत थी। ऊपर गर्म पानी की बोतलों और रजाइयों के बावजूद बिस्तर को शरीर की गर्मी से गर्म होने में वक्त लगता है। परिवार के लोग गोल गोल सिकुड़ कर लेटते हैं, गर्मी बचाते हैं और नींद का इंतजार करते हैं। खिड़की के बाहर साफ और बर्फीले आसमान में तारे चमक रहे हैं। सर्दी के नक्षत्र सोते हुए फार्म के ऊपर घूम रहे हैं। कल फिर ठंड आएगी, फिर काम, फिर प्रिजर्व्ड खाने की बचत। लेकिन आज रात वो सब आराम करते हैं, ताकि अगली सुबह की चुनौतियों के लिए ताकत जुटा सकें। यही था एडवर्डियन किसानों का सर्दी में जिंदा रहने का तरीका। एक एक दिन मेहनत, समझदारी और चुपचाप हिम्मत के साथ, चाहे ठंड कितनी भी कड़वी हो। शायद उनके सपनों में बसंत की हरी उम्मीदें, नए मेमने, ताज़ा मिट्टी और सूरज की तरफ बढ़ते बीज दिखते हों, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। सर्दी के सबसे अंधेरे दिनों में बस प्रिजर्व्ड खाना, गर्म आग और परिवार का साथ ही उम्मीद बनाए रखते हैं। सुबह आती है तेज हवा के साथ, जो खिड़कियों को हिलाती है और आंगन में बर्फ के छोटे छोटे बवंडर बना देती है। थॉमस की आंख खुलती है जब उसकी घड़ी में अभी 5 भी नहीं बजे और तबेले से गाय की बेचैन आवाज आती है। सारा, वो बुदबुदाता है, उसकी सांस कंबल के ऊपर धुआं बनकर उड़ती है। तबेले में कुछ गड़बड़ है। सारा पहले से जाग रही है, फार्म की आवाजों को नींद में भी पहचान लेती है। ब्राउन गाय, वो पूछती है। डेजी,
थॉमस सिर हिलाता है और ठंडी हवा में पैर बाहर निकालता है। आवाज ठीक नहीं लग रही। एडवर्डियन साल में सर्दी वो वक्त था जब जानवर सबसे ज्यादा कमजोर होते थे। विल्सन परिवार के जानवर 2 गाय, 4 भेड़ें, 1 घोड़ा और मुर्गियां सिर्फ उनकी रोजी रोटी नहीं बल्कि चलती फिरती दौलत थे। सर्दी में एक भी जानवर खोना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। थॉमस अंधेरे में जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, एक के ऊपर एक लेयर, ताकि ठंड से बच सके। उसकी हरकतें तेज और पक्की हैं। ऐसे कई बार वो सुबह सुबह जानवरों की आवाज पर भागा है। मैं साथ चलूं? सारा पूछती है, शॉल उठाते हुए। नहीं, तुम गर्म रहो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। बिना कहे दोनों समझ जाते हैं। अगर बस छोटी सी बात है तो एक का ठंड में जाना ही काफी है, लेकिन अगर गाय को बच्चा देना है या कुछ और बड़ा है तो सारा का अनुभव जान बचा सकता है। थॉमस लालटेन जलाता है और भयंकर ठंड में बाहर निकल जाता है। रात में तापमान और गिर गया है। ऐसी ठंड जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और खुली त्वचा तुरंत सुन्न हो जाती है। बर्फ उसके जूतों के नीचे चरमराती है जैसे ही वो तबेले की तरफ बढ़ता है। लालटेन की रोशनी में अंधेरे में एक छोटा सा उजाला बनता है। जानवरों की सांसें तबेले की खिड़कियों के अंदर जम गई हैं, जिससे बर्फ के सुंदर पैटर्न बन गए हैं और बाहर की हल्की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती। थॉमस लालटेन को हुक पर टांगता है और तुरंत डेजी के स्टॉल की तरफ बढ़ता है। जहां गाय बेचैनी से हिल रही है, उसकी परेशानी साफ दिख रही है। शांत हो जा डेजी, वो धीरे से कहता है और संभल कर उसके पास जाता है। क्या दिक्कत है डेजी? थॉमस अपने अनुभवी हाथों से उसकी सूजी हुई साइड पर धीरे धीरे हाथ फेरता है। गाय का पेट बच्चा से भारी है, लेकिन अभी तो कम से कम 3 हफ्ते और बाकी हैं। इतनी जल्दी बछड़ा हुआ, वो भी इतनी ठंड में, तो माँ और बछड़ा दोनों को खोने का खतरा है और ये नुकसान वो झेल नहीं सकते। लेकिन ये लेबर नहीं है। थॉमस राहत की सांस लेता है। गाय के पेट का बायां हिस्सा बहुत ज्यादा फूला हुआ है। सर्दी के सूखे चारे से गैस बन गई है। ये हालत जानलेवा हो सकती है अगर तुरंत इलाज न किया जाए, लेकिन डिलीवरी से आसान है। वो जल्दी से टूल्स के पास जाता है, लंबी रबर की ट्यूब और तेल की बोतल निकालता है। गाय के पेट की गैस निकालने के लिए ट्यूब उसके गले से नीचे डालनी पड़ती है। ये काम किसान और जानवर दोनों की शांति मांगता है। शाबाश डेजी, वो धीरे से कहता है। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इससे आराम मिलेगा। ठंडी और हल्की रोशनी में ये काम और भी मुश्किल है। थॉमस की उंगलियां इतनी ठंडी हैं कि ट्यूब को ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रही, लेकिन सालों का अनुभव काम आता है। आदत से हाथ खुद ब खुद सही जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ही ट्यूब गाय के पहले पेट तक पहुंचती है, बदबूदार गैस का एक बड़ा झोंका बाहर निकलता है। बस यही है, थॉमस राहत की सांस लेते हुए कहता है। सब बाहर निकाल दे। तभी सारा कई लेयर कपड़े पहनकर हाथ में भाप छोड़ती बाल्टी लेकर पहुंचती है। डेजी अब पहले से बेहतर दिख रही है। उसकी सूजन कम हो गई है। गैस भर गई थी। थॉमस सीधा सीधा बताता है। सर्दी का चारा बहुत सूखा है। सारा तुरंत समझ जाती है। सर्दी में सूखी घास और भूसा गर्मियों की घास जितना नमी नहीं देता, जिससे गायों को पेट की दिक्कतें जल्दी हो जाती हैं। गर्म पानी में गुड़ मिलाया है। सारा बाल्टी नीचे रखती है। इसे पिलाओ, पेट फिर से सही चलेगा। दोनों मिलकर बिना ज्यादा बोले गाय को मीठा पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। विल्सन परिवार के जानवर 2 गाय, 4 भेड़ें, 1 घोड़ा और मुर्गियां सिर्फ उनकी रोजी रोटी नहीं बल्कि चलती फिरती दौलत थे। सर्दी में एक भी जानवर खोना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था।
थॉमस अंधेरे में जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, एक के ऊपर एक लेयर, ताकि ठंड से बच सके। उसकी हरकतें तेज और पक्की हैं। ऐसे कई बार वो सुबह सुबह जानवरों की आवाज पर भागा है। मैं साथ चलूं? सारा पूछती है, शॉल उठाते हुए। नहीं, तुम गर्म रहो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। बिना कहे दोनों समझ जाते हैं। अगर बस छोटी सी बात है तो एक का ठंड में जाना ही काफी है, लेकिन अगर गाय को बच्चा देना है या कुछ और बड़ा है तो सारा का अनुभव जान बचा सकता है। थॉमस लालटेन जलाता है और भयंकर ठंड में बाहर निकल जाता है। रात में तापमान और गिर गया है, ऐसी ठंड जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और खुली त्वचा तुरंत सुन्न हो जाती है। बर्फ उसके जूतों के नीचे चरमराती है जैसे ही वो तबेले की तरफ बढ़ता है। लालटेन की रोशनी में अंधेरे में एक छोटा सा उजाला बनता है। जानवरों की सांसें तबेले की खिड़कियों के अंदर जम गई हैं, जिससे बर्फ के सुंदर पैटर्न बन गए हैं और बाहर की हल्की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती। थॉमस लालटेन को हुक पर टांगता है और तुरंत डेजी के स्टॉल की तरफ बढ़ता है, जहां गाय बेचैनी से हिल रही है। उसकी परेशानी साफ दिख रही है। शांत हो जा डेजी, वो धीरे से कहता है और संभल कर उसके पास जाता है। क्या दिक्कत है डेजी? थॉमस अपने अनुभवी हाथों से उसकी सूजी हुई साइड पर धीरे धीरे हाथ फेरता है। गाय का पेट बच्चा से भारी है, लेकिन अभी तो कम से कम 3 हफ्ते और बाकी हैं। इतनी जल्दी बछड़ा हुआ, वो भी इतनी ठंड में, तो माँ और बछड़ा दोनों को खोने का खतरा है और ये नुकसान वो झेल नहीं सकते। लेकिन ये लेबर नहीं है। थॉमस राहत की सांस लेता है। गाय के पेट का बायां हिस्सा बहुत ज्यादा फूला हुआ है। सर्दी के सूखे चारे से गैस बन गई है। ये हालत जानलेवा हो सकती है अगर तुरंत इलाज न किया जाए, लेकिन डिलीवरी से आसान है। वो जल्दी से टूल्स के पास जाता है, लंबी रबर की ट्यूब और तेल की बोतल निकालता है। गाय के पेट की गैस निकालने के लिए ट्यूब उसके गले से नीचे डालनी पड़ती है। ये काम किसान और जानवर दोनों की शांति मांगता है। शाबाश डेजी, वो धीरे से कहता है। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इससे आराम मिलेगा। ठंडी और हल्की रोशनी में ये काम और भी मुश्किल है। थॉमस की उंगलियां इतनी ठंडी हैं कि ट्यूब को ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रही, लेकिन सालों का अनुभव काम आता है। आदत से हाथ खुद ब खुद सही जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ही ट्यूब गाय के पहले पेट तक पहुंचती है, बदबूदार गैस का एक बड़ा झोंका बाहर निकलता है। बस यही है, थॉमस राहत की सांस लेते हुए कहता है। सब बाहर निकाल दे। तभी सारा कई लेयर कपड़े पहनकर हाथ में भाप छोड़ती बाल्टी लेकर पहुंचती है। डेजी अब पहले से बेहतर दिख रही है। उसकी सूजन कम हो गई है। गैस भर गई थी। थॉमस सीधा सीधा बताता है। सर्दी का चारा बहुत सूखा है। सारा तुरंत समझ जाती है। सर्दी में सूखी घास और भूसा गर्मियों की घास जितना नमी नहीं देता, जिससे गायों को पेट की दिक्कतें जल्दी हो जाती हैं। गर्म पानी में गुड़ मिलाया है। सारा बाल्टी नीचे रखती है। इसे पिलाओ, पेट फिर से सही चलेगा। दोनों मिलकर बिना ज्यादा बोले गाय को मीठा पानी पिलाने की कोशिश करते हैं।